ये जो चैप्टर आपका केमिस्ट्री में चैप्टर 4 एग्ज़ाम्स में तो क्वेश्चन कैरी करेगा ही करेगा। इसके अलावा अगर आप 11th में साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, मैं 2 मिनट इसकी उपयोगिता बता दूं आपको। ये चैप्टर है आपका कार्बन, ठीक है, और उसके कंपाउंड्स बहुत शॉर्ट में दिया गया 10th में जितना पढ़ना है ना, समझ लो कि कार्बन का 1% भी नहीं पढ़ना है आपको। कार्बन के कंपाउंड जितने होते हैं उसका 1% भी आप 10th में नहीं पढ़ोगे, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी। 1% 100% में तो सोच लो कि 99% हिस्सा बाकी रह जाएगा 11th-12th के लिए। इसीलिए 11th-12th में जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको 3 ब्रांचेज मिलेंगी, 3 शाखाएँ मिलेंगी। केमिस्ट्री की 3 शाखाएँ मिलेंगी, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये जो आपका कार्बन है ये पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन है, यानी कि आपको जो एक अलग ब्रांच मिलेगा पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक मिलेगी और वो पूरा है सिर्फ कार्बन के बारे में। अब एक सवाल, ये आपके सिलेबस से ही मैं आपको बता रहा हूँ आपको, यहीं से आपका एक सवाल जनरेट होता है कि सर कार्बन में ऐसा क्या है कि पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ना है हमको कार्बन के बारे में। तो देखिए आपके कितने एलिमेंट्स हैं? 218 आपने टोटल पढ़े हैं ना आपको मैटर्स में। 218 के अंदर एलिमेंट्स में एक आपका कार्बन है। 217 को आप अलग कर दो और एक इसको अलग कर दो। 217 को मिला के इसके मैक्सिमम 400 से 500 प्रोडक्ट्स हैं जोड़ोगे तो। और ये कार्बन एक अकेला कार्बन के अभी तक ऑलमोस्ट 10 लाख डेरिवेटिव्स हो चुके हैं, बन चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा डेरिवेटिव्स कार्बन के खोजे जा चुके हैं, अकेला कार्बन का। डेरिवेटिव्स को ऐसे समझ लो, आप उसके प्रोडक्ट मान लो, ठीक है। आप ज़्यादा डेरिवेटिव्स के बारे में नहीं जानते हो, तब सोचिए एक कंपाउंड, एक एलिमेंट जिसका 10 लाख से ज़्यादा डेरिवेटिव अभी तक खोजा जा चुका है। आप उठते हो ना और सोते हो, हर वो चीज़ जो आप प्रयोग कर रहे हो ना, उसमें कहीं ना कहीं कार्बन है। कपड़े से लेके, खाना से लेके, पहनने से लेके, जितनी भी चीज़ आपको आसपास दिख रही है, कहीं ना कहीं सब के अंदर कार्बन है और सब के अंदर कार्बन कंपाउंड्स हैं। अब इसी से अंदाजा आ रहा हो कि हमारे मतलब डेली लाइफ के अंदर शायद ही कार्बन कहीं नहीं उपस्थित है। इसीलिए कार्बन इतने बड़े ब्रॉड लेवल पे आपको पढ़ना है 11th में जाके, अगर आप साइंस में जाओगे तो। दैट्स द रीज़न कि 10th में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आप उससे अवेयर हो जाओ कि एक नया शाखा आ रहा है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में। साइंस वालों के लिए, जो साइंस छोड़ देंगे उनके लिए तो कार्बन का कोई मतलब नहीं है, 10th तक ही रहेगा। तो शुरू करें। देखिए हमारा चैप्टर क्या है बेटा, कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कि कार्बन के बारे में तो हमें जानना ही है, साथ में उसके कुछ कंपाउंड्स है उसके बारे में भी हमको जानना है ना, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी जानना है। तो कार्बन, थोड़ा सा कार्बन का इंट्रोडक्शन जरूरी है कि कार्बन होता है क्या है। आपको पता है कार्बन एक अधातु है, आधातु लिखा हुआ है। कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल होता है, जिसका प्रतीक होता है कैपिटल सी। कैपिटल सी, कार्बन सी से लेते हैं, कैपिटल सी इसका सिंबल होता है, ठीक है। और मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल आपके। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में। अब यह है कि कार्बन आपका पाया कहा जाता है। देखिए कार्बन आपके वायुमंडल में क्या लिखा है, 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इतना % उपस्थित है। यानी कि मुख्यतः शुद्ध मात्रा में अगर आप बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? खनिज के रूप में, ठीक है। और दूसरा पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे तत्वों के अंदर, तो वो आपका शुद्धतम रूप नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या, कार्बन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन शुद्धतम रूप ये खनिज के रूप में ही पाया जाता है। और देख रहे हो कितना कम % है, 0.02% है नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता, ठीक है। सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। वही चर्चा मैं अभी कर रहा था। अब देखिए एक ही लाइन में इसने क्या लिखा, सभी सजीव, पौधे और जंतुओं, यानी कि आप किसी की भी बात करो, चाहे पौधे की चाहे जंतु की है, सभी का शरीर किसका है? कार्बन कंपाउंड्स का ही बना हुआ है। इसीलिए कार्बन इतना बड़े ब्रॉड लेवल पे है। हर एक चीज़, हर पॉलीमर्स कार्बन का बना होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि कार्बन इतने बड़े लेवल पर प्रयोग करना है, वो हमें अभी सीखना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कार्बन के कुछ गुण होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसमें दिया है कार्बन में सहसंयोजी आवन। कार्बन का अगर मैं थोड़ा सा आपको डील कर दूं तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, परमाणु संख्या कितना होता है? 6। तो जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो आवर्त सारणी में, तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p
2p2, 2 4 6, तो इसके अंदर कितने हैं 2 और इसके अंदर कितने हैं 4, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 2 और 4। कोई दिक्कत? अब बात है इसकी वैलेंसी निकालने की, संयोजकता। ठीक है, तो इसकी संयोजकता की बहुत इंपॉर्टेंट है, संयोजकता का सवाल तो आता ही आता है, क्योंकि इसी में सारा आंसर छिपा है। आपसे जब पूछेगा कि कार्बन इतने बड़े लेवल पर प्रयोग क्यों होता है और इसकी संयोजकता क्या होती है, तो इसका आंसर भी आपको यहीं से निकाल के लाना है। तो देखो लास्ट में क्या, इससे तो हमको मतलब है नहीं, हमको मतलब किससे होता है, इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, संयोजी इलेक्ट्रॉन से। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4। तो जब आपको बताया होगा सर ने या मैंने भी आपको बताया था कि जब हम लोग वैलेंसी निकालते हैं तो उसके 2 फॉर्मूलाज होते हैं कि अगर वैलेंसी संयोजकता 1 2 और 3 हो, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना है तो संयोजकता भी सेम रहेगा, नहीं। और जब 5 6 और 7 रहता है क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता क्या होता है 8 में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना ये है ना ये है, यहाँ पे क्या है 4, और देखिए 4 है ठीक बीचों बीच। जब आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने पढ़ा है रासायनिक समीकरण, तो 8 एक ऐसा नंबर है जिसको हर धातु या अधातु पाना चाहता है, किस करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कितना है 4, ठीक 8 का आधा। तो बताओ, अगर आप ही सोचो कि आपके पास 8 रुपये है, ठीक है, अगर आपके पास 1 2 रुपया हो तो जिसके पास 6 7 रुपया हो वो आपसे उधार ले सकता है ताकि उसका 8 हो जाए। अगर आपके पास 5 6 हो तो आप भी उधार ले सकते हो, लेकिन आपके पास ठीक कितना नंबर है 4, आधा, तो आप किसी को दोगे? मान लो मेरे पास भी आधा है, तुम्हारे पास भी आधा है, मैं क्यों शेयर करूंगा तुमसे, क्यों दूंगा तुमको? क्योंकि मुझे भी तो 4 की जरूरत है ना। इसीलिए कार्बन किसी को दे नहीं पाता और किसी को ले नहीं पाता, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचेगा, शेयरिंग करने का। ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना? देखिए कितने टाइप के बंधन होते हैं, बंधन कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक इलेक्ट्रॉनिक बंधन और एक सहसंयोजी बंधन जो लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक बंधन किसको कहते हैं, जो या तो किसी को दे या किसी से ले, है ना। तो ये संभावना संभव है यहाँ पे, बताओ। जब इसके पास 4 है तो क्या ये इसके पास पॉसिबिलिटीज है कि किसी को दे या ले? नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचेगा ना, क्या, कि किसी के साथ ये शेयर करे। तो शेयर करने का मतलब होता है सहसंयोजी बंधन, है ना। इसीलिए कार्बन जब किसी के साथ शेयरिंग करने के टाइम में अगर देगा, देने का मतलब ट्रांसफर नहीं करेगा, शेयरिंग करेगा, तो वहाँ पे क्या होगी +4, ठीक है। और लेने वाला जब काम करेगा तो क्या होगा -4। इसीलिए इसकी संयोजकता होती है +-4, है ना। इसका संयोजकता क्या होगा +-4, दोनों, +4 भी और -4। अब कहाँ +4 कहाँ -4 ये डिपेंड करेगा इसके पड़ोसी के ऊपर। जब आप दूसरा लोगे जिसके साथ बंधन बनाओगे, अगर वो मान लो नकारात्मक होगा, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव मान लो, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ बैलेंस हो रही है तो एक का चार्ज अपोजिट होना चाहिए हमेशा। तो आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, CO2 ही है, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन तो हमेशा नेगेटिव में होगा। तो -2 और 2 कितना हो गया -4, इसके पास कितना है -4। तो बताओ यहाँ पे कार्बन क्या होगा +4, क्योंकि जब तक +4 नहीं होगा ये -4 के साथ बैलेंस कर सकता है क्या? इस कंडीशन में कार्बन के पास कितना वैलेंसी होगा +4। बात समझ आ रहा है ना। तो ये पड़ोसी पर डिपेंड करेगा। अगर पड़ोसी के पास पॉजिटिव हो तो ये निगेटिव का रोल निभाएगा, और उसके पास निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव का रोल निभाएगा। इसके लिए परेशान नहीं होना कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस। इसके लिए पड़ोसी को देखो, पड़ोसी कौन है। और कुछ भी पड़ोसी के साथ ये बॉन्डिंग बनाता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ। ऑक्सीजन का सबको पता है नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है। तो 2-4 पड़ोसी को याद रखो अच्छे। हाइड्रोजन को, है ना, हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, शेयरिंग वाला कहानी उसके साथ भी है, तो प्लस, वो भी +-1 दोनों लेके चलता है। तो डिपेंड करेगा किस पे काम कर रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको पता ही है, संयोजकता कैसा निकाला आपको समझ में आ गया होगा, +-4 सिंपल घटा के, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ समझ में आ गया कि कार्बन जब भी बनाएगा कौन सा बंध बनाएगा, बॉन्ड सहसंयोजी। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 4, आपसे पूछा जाएगा एक नंबर में कि कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है। एक लाइन में उत्तर दे देना है, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और चूंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए हमेशा दे नहीं सकता, इसीलिए क्या करेगा, शेयरिंग करता है। और इसीलिए हमेशा ये सहसंयोजी बंधन में ही होता है, ठीक है। चलिए
अब देखिए इसके बाद क्या है, कार्बन उत्कृष्ट विन्यास कैसे प्राप्त करता है, उसी आंसर का जो मैंने अभी समझाया है उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया होगा। देखिए कार्बन चतुसंयोजी है, मैं अभी बता रहा हूँ। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन, न ही 4 इलेक्ट्रॉन खोलकर ऋणायन आयनिक बंध बना सकता है, ठीक है। इसीलिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु तथा अन्य तत्वों के साथ क्या करता है, साझेदारी कर आबंध बनाता है। अब ये किताब की भाषा है, अब अपनी भाषा में जो मैंने अब समझाया था वैसे लिख दीजिए, ज़्यादा डील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे भी जा सकते हैं आपका कि कार्बन हमेशा सहसंयोजी बंधन क्यों बनाता है या यह कैसे विन्यास प्राप्त करता है, तो यही आंसर आपको लिख देना है। सबको क्लियर है? ये चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि हाइड्रोजन है। देखो थोड़ा सा अब इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स आपको बुक्स में पढ़ने हैं, तो कि कार्बन कैसे बॉन्डिंग बनाता है, सहसंयोजी बंधन कैसे बनाता है, ठीक है। तो सहसंयोजी बंधन तो मैंने समझाया था, आपको समझ में आ गया। जो क्या करेगा, सिर्फ शेयरिंग। मैं थोड़ा सा आपको सहसंयोजी बंधन, ये क्लास 2-3 क्लास लगेगा हमको पढ़ने में, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ सहसंयोजी बंधन के पास। सहसंयोजी बंधन हमने कब देखा था, जब ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। शेयरिंग मतलब क्या होता है, साझेदारी, साझा करना। अब देखो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि सहसंयोजी बंधन बना के दिखाइए उदाहरण के साथ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कार्बन का ही बना के देना होगा, हो सकता है सवाल इससे बाहर भी आ जाए कार्बन के अलावा। तो आपको पता है बंधन कितने प्रकार के होते हैं, 2, और उसके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो 3 बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और आपको पता है कि बॉन्ड को हम लोग एक लाइन से दिखाते हैं। दिखाते हैं क्या, क्यों दिखाते हैं? एक लाइन ये है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये है आपका डबल बॉन्ड और ये है आपका, ठीक है। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम से, ये सब क्लियर होगा ना, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड एक लाइन से क्यों दिखाया जाता है पता है? क्योंकि एक लाइन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इस सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन के बीच में साझेदारी हो रही होगी, 4। ट्रिपल बॉन्ड है तो 6, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ने साझेदारी किया। तो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन ने किया, 4 ने। ट्रिपल बॉन्ड में कितने ने किया, 6 में। तो ये चीज़ तो दिमाग में बैठा के रख लो। अब जैसे मान लो मैं आपको पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। ये अपने आप में एक्सेप्शंस होता है, आपको पता है। तो इसके पास 1 है और आपको पता है कि बैलेंसिंग की कंडीशंस होती है, या तो अपना डबलेट पूरा करेगा 2 या फिर ऑक्टेट 8। तो हाइड्रोजन और हीलियम अपना डबलेट पूरा करता है, इसके अलावा सब अपना ऑक्टेट 8 वाला पूरा करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो 8 कर नहीं सकता ना, ये 2 पूरा करता है। तो अब देखो इसके पास 1 है, इसको 1 और चाहिए, तब वो जाके 2 लेगा। क्या ये संभव है कि हाइड्रोजन अपना 1 किसी और को दे दे? संभव है क्या? हाइड्रोजन भी हमेशा सहसंयोजी बंधन ही बना सकता है। अब सोचो अगर 1 ही है और 1 दे देगा तो कंगाल नहीं हो जाएगा? तो ये संभव है कि किसी को दे? ये क्या कर सकता है, कभी भी शेयर ही करेगा। तो हाइड्रोजन भी हमेशा कैसा बंधन में होता है, सहसंयोजी बंधन में। अब मान के चलो आपके क्वेश्चन में दे दिया कि सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल बताओ, तो आपके लिए सबसे आसान एग्जाम्पल है H2। H2 क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। H2 फॉर H फॉर हाइड्रोजन, H2 की क्या है, हाइड्रोजन गैस है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, जब हाइड्रोजन पूछा जाता है तो भी H2 लिख देते हैं। H2 इज नॉट हाइड्रोजन, H2 इज हाइड्रोजन गैस। H फॉर हाइड्रोजन। देखिए H एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, एटम्स है, लेकिन H2 2 एटम्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, ठीक है। तो अब ये H2 कैसे बनेगा, हाइड्रोजन का 1 है ना, और एक और हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, उसके पास भी कितने एलिमेंट्स है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोचो अगर ये दोनों आपस में क्या कर ले, साझेदारी कर ले, तो क्या डबल नहीं हो जाएगा क्या? तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई, और इसको काउंट करने का तरीका क्या होता है, जो आपने गोला बनाया ना उसके बीच में, जो आप लोग बनाते हो मैथ्स में पढ़ते हो ना डायग्राम, ठीक है, तो बीच वाले को ही हम काउंट करते हैं, बाकी साझेदारी में भाग
नहीं लेता, तो इसके पास तो एक ही है, तो बीच में देखो कितना है, इस हाइड्रोजन के लिए काउंट करो तो भी 1 2, और इसके लिए काउंट करो तो भी 1 2, और इसके बीच में बॉन्डिंग क्या होगी, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। अगर आपसे पूछा जाता है इसके वजह में शेयरिंग दिखाइए और बॉन्डिंग दिखाइए, H सिंगल बॉन्ड H। ठीक, किसका एग्जाम्पल हो गया, सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सबको क्लियर हो रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ। आपको देखिए 2 चीज़ पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर नहीं, और एटॉमिक नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में, ये रासायनिक समीकरण हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं, तो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग कौन लेता है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेता है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक से हमें मतलब नहीं है। अब इसका मान लो कार्बन का नंबर 6 है, तो हमको स्टार्टिंग के 2 से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ 4 से मतलब है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम कक्षा में होते हैं, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया में भाग कौन ले सकता है, सिर्फ अंतिम कक्षा वाला, उससे पहले वाला तो ले ही नहीं सकता। इसीलिए हमको सिर्फ किससे मतलब होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर भी एक ही है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, इसीलिए हमने एक एक का बनाया है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। मार्कर सही से काम क्यों नहीं कर रहा है। देखिए एक सही डबल बॉन्ड का एग्जांपल बता रहा हूँ, ऑक्सीजन O2। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 8 होता है, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8। ठीक है, अब हमको किससे मतलब है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे भी देख सकते हो, 2 और 6 होगा, है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, 2 और 6। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 संयोजन इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 8 से, लेकिन भाग कितना लेगा, सिर्फ 6। तो हमको करना है O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करानी है ना। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 बनाओ। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे जो हम लोग फिगर बनाते हैं ना, कई सारे बच्चे ये भी सवाल पूछ देते हैं कि सर ऊपर नहीं लिख सकते, नीचे नहीं लिख सकते, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब आपका घर है, आपके घर को आपको कैसे सजाना है ये आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, घर को सजाने का कोई रूल होता है क्या, कोई रूल नहीं होता। तो यहाँ आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे करें कि बीच का शेयरिंग आसानी से दिखा पाए, नथिंग इज, इसका कोई रूल नहीं होता है। तो हमने क्या किया, 6 में 2 को यहाँ दिखा दिया, ठीक है, 2 को यहाँ दिखा दिया और 2 को यहाँ दिखा दिया। कोई दिक्कत, मैं इसका सिंबल चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। आप चाहो तो एक भी प्रयोग कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो। इसके पास भी 6 होंगे, 2 4 6, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, 8 पूरा करना है। नहीं तो अगर इस 6 को 8 चाहिए तो सिर्फ इससे 2 लेना पड़ेगा ना, तभी तो ये 8 कर लेगा, बाकी जरूरत ही नहीं है इसको लेने की। तो पहले एक का करिए, इसके लिए तो 8 हो गया ना, लेकिन इसको भी तो 8 करना है ना। तो क्या करेगा, अच्छा तुम्हें को दे, मुझे नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसके साथ भी शेयर करेगा। ठीक है, तो इसने 2 इसके साथ कर लिया, इसने इसके साथ कर लिया। अब हमको बीच में देखो, बीच वाला ही पार्ट ध्यान देखना बॉन्डिंग के लिए। तो शेयरिंग कितना हुआ, एक इसका 2 और एक इसका 1 इसका, यानी कि अगर मैं इसकी बॉन्डिंग लिखूं तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जब भी बनाएगा तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा। देवी जी आँख धो के आ जाइए, जाइए 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 जाइए, आते आते आपको नींद आने लग गया है। बॉन्डिंग शुरू नहीं हुआ कि नींद आने लग गया। मैं जान रहा था कैसे ही नींद आएगा आप लोग। हाँ, जिनको समझ में नहीं आएगा उनको नींद आएगा। अब ये चीज़ ऐसी है कि जीवन भर पर्यंत काम आनी है आपके साइंस वालों के, तो इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते आप। और शायद मैं बहुत टफ भाषा में बता भी नहीं रहा हूँ। क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही है? यानी कि आपसे डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप ऑक्सीजन का दीजिए। मैं वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके साथ कार्बन बार बार रिएक्शन करेगा। देखो, हाइड्रोजन के साथ मैक्सिमम रिएक्शन पढ़ना है आपको, ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम रिएक्शन पढ़ना है, इसलिए मैं जानबूझ के ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, जिनके साथ उनको बॉन्डिंग करानी है। अब यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो वहाँ कहूँगा सर आप डबल बॉन्ड क्या लिख दिए। इसीलिए लिखे कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाता है। ठीक, ये डबल बॉन्ड का हो गया। एक ट्रिपल बॉन्ड का देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन का ले सकते हो, N2। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ठीक है, तो जब 7 होता है तो ये होगा 2 और 5, है ना, 2 और 5। तो एक नाइट्रोजन के पास कितना? 5।
और एक नाइट्रोजन के पास भी 5। ठीक है, तो इसके पास ही 5, इसके पास ही 5, बस आसान से बॉन्डिंग करा दो। ये इसको 3 दे दो और इसको 3 दे दो, बीच का देख लो 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दोनों बीच में है, दोनों का 8 पूरा हो गया। बॉन्डिंग क्या होगा, देखो 3 1 2 3। नाइट्रोजन हमेशा क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का हो गया आपका डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन का हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हमें बॉन्डिंग बनानी है। सेम है जब कार्बन का भी आप रिएक्शन पढ़ोगे दूसरे के साथ, तो देखो ये एग्जांपल मैंने अभी जो बताया है बॉन्डिंग बनाने का, ये है हमारा सेम मॉलिक्यूल्स के बीच, सॉरी सेम एलिमेंट के बीच में। जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से कराया है मैंने, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से कराया और नाइट्रोजन का नाइट्रोजन। ठीक है, अब हम लोग मैं 1-2 एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ अलग एलिमेंट्स में, कार्बन को साथ लेके, क्योंकि वही आपको मेन करना भी है। ठीक है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, मेन इसी में मैं फोकस कर रहा हूँ। चलिए पहला एग्जांपल करते हैं CH4 का। ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, आपके बुक्स में खोलिएगा, आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर मिला होगा CH4 का, बार बार पूछे गया होगा आपसे। तो CH4 में देखिए एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, ये बात हमको पता है, हमको बोलो चुप रहेंगे। ये एक तो हमको पता है कि कार्बन हमेशा 100 संयोजी बंधन बनाता है। ओए गर्ल्स 9th वालों, बड़ा CH4 में देखिए एक है हमारा कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन, यानी कि हमारे पास 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, है ना। तो हमको दोनों का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। तो आपको पता है कार्बन के पास, सबको पता है 4 होते हैं, है ना, और हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1। ठीक है, इसीलिए यहाँ से भी एक और आंसर आपको देखिए यहाँ पर सीखने को मिलेगा कि कार्बन हमेशा 4 हाइड्रोजन के साथ ही क्यों रिएक्ट करता है। ये क्वेश्चंस आप लोग को तो पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो भी समझ लो कि जैसे कार्बन CH क्यों नहीं बनाता, CH4 ही क्यों बनाता है। अब देखो हाइड्रोजन के पास कितना है, 1, और इसके पास कितना है, 4। तो बताओ अगर 1 के साथ बनाता तो 4 और 1 कितना होता, 5। क्या ये संभव था? 8 करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए, और हाइड्रोजन के पास 1 ही होता है। तो अपने जैसे 4 और 3 और भाई को बुलाता है कि भैया 4 हो जाओ, तो अब हाइड्रोजन कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हम देखेंगे अभी कैसे। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि कार्बन अकेला है, इसके पास कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो एक हाइड्रोजन, अब 4 है तो 4 दिशा में बैठा दो, है ना। मैंने अभी पहले ही बोला था कि कोई रूल नहीं है, इट इज जस्ट अरेंजमेंट। अब 4 है तो हमने चारों दिशा में 1-1 डाल दिया है ताकि अच्छा लगे दिखने में। ठीक है, अब कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो रिएक्शन हमेशा आमने सामने कराना है आपको। तो इसका पहले एक बना लेते हैं, 1 2 3 और 4, इससे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। सारे हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1-1, तो इसका 1, इसका 1, इसका 1 और इसका 1। ठीक है, अब देखिए अगर सिर्फ कार्बन की बॉन्डिंग दिखानी हो आपको, तो सिर्फ आप कार्बन को इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आपको सेपरेट बॉन्डिंग बनानी हो तो आप सबके साथ बॉन्डिंग दिखाओगे। मैं पहले सेपरेट दिखा रहा हूँ, पहले हाइड्रोजन भी तो अपना 2 पूरा करेगा ना, तो मेक अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए हाइड्रोजन का काम हो गया क्या, हाइड्रोजन का 1 2 1 2 1 2 सभी हाइड्रोजन ने अपना पूरा कर लिया ना, 2 2, लेकिन कार्बन का पूरा हुआ क्या, ये तो अभी सेपरेट बॉन्ड बनाया है ना। तो कार्बन क्या करेगा, एक सबको एक साथ लपेटेगा, आजा बेटा, है ना, एक साथ सबको। तो 2 4 6 और 8, कार्बन का भी काम हो गया, यानी कि एक कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। ठीक है, और इसको अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कार्बन ये 2 मिलके 1 बॉन्ड, ये 2 मिलके 1 बॉन्ड, ये 2 मिलके 1 बॉन्ड, और ये 2 1 मिलके 1 बॉन्ड, क्या हो गया, CH4। और ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको बुक में दिया हुआ CH4 का, है ना। अगर आपको पूरे बना के दिखाने के लिए बोले इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, तो ये बनाओगे और साथ में ही लास्ट में ये लिखोगे आउटपुट फिगर। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, आसान है और इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके परीक्षा में बार बार।
2 नंबर में तो पूछ ही लिया जाता है। मैं 2-3 करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, दिक्कत तो मुझे बताइएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है आपका CO2, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, है ना। तो देखिए फिर से देख लीजिए, कार्बन के पास कितना होता है, प्लस 4 सिंपल, और ऑक्सीजन के पास कितना होता है 2 और 6, टोटल 6 होंगे ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, -2। अभी मैंने बताया था ना 6 और 2 8 घटाओगे तभी तो आएगा, तो -2 होगा। माइनस प्लस कैसे निकालता है हमको पता है ना, सिंपल सा याद रखो, जो लेगा वो नेगेटिव, जो देगा वो पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास कितना है 6, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 6। तो इसको अब बताओ 6, जिसके पास 6 होगा वो कभी दूसरों को देगा क्या, वो 2 लेकर 8 नहीं पूरा कर लेगा। तो ये क्या कर रहा है, ले रहा है ना, कितना ले रहा है 2, तो -2 -2, है ना। और जो 2 देगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा। अब वो 2 किसी से तो लेगा, तो जो देगा वो पॉजिटिव में रहेगा, है कि नहीं। उसको 2 कौन देगा, उधार कौन किसी को देता है, जिसके पास ज़्यादा होता है। तो जो इसको देगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो ये ले रहा है तो ये नेगेटिव में। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक। तो देखिए कार्बन के पास 1 कार्बन है हमारा और 2 ऑक्सीजन है, तो एक इस साइड डाल दीजिए और एक इस साइड डाल दीजिए, ठीक है ना। कार्बन के पास कितने हैं 4, तो चलो 1 2 3 4 हो गया। और एक ऑक्सीजन के पास 6 है, ठीक है ना। तो पहले 3 दोनों के सामने तो कर ही ले 2, अब बचा कितना 4 और, तो 4 डाल दो कहीं भी, है ना, हो गया 6। ये सब छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि 2 का बॉन्डिंग करा दिए बाकी को छोड़ दीजिएगा, लिखना सबको है स्ट्रक्चर में। तो हमको देखो ऑक्सीजन को 8 करने के लिए इस कार्बन के 2 की साथ ज़रूरत है ना, मैं सेपरेटली करके दिखा रहा हूँ आपको जानबूझ के। तो देखो 6 और 2 8, ऑक्सीजन का काम हो गया, इस ऑक्सीजन का 6 और 2 8, इसका भी काम हो गया। लेकिन अभी ऑक्सीजन ने अपनी बॉन्डिंग की है, कार्बन ने तो नहीं की ना। तो कार्बन क्या करेगा 4 और 4 8, तब जाके इसकी बॉन्डिंग होगी। नहीं तो इस कार्बन के लिए 4 और 4 8, कार्बन का पूरा हो गया ना, और ऑक्सीजन भी अपना कर ही चुका है। तो देखिए आपसे एग्जाम में ज़्यादातर ना कार्बन की बॉन्डिंग पूछेगा, तो अगर कार्बन की बॉन्डिंग पूछे तो आप इस वाले को इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ कार्बन का बॉन्डिंग दिखा दीजिएगा। आप सवाल पढ़िएगा पहले क्या पूछ रहा है। अगर आपसे पूछेगा कि कार्बन के साथ सहसंयोजी बंधन दिखाइए, तो हमको सिर्फ कार्बन को कॉपी करना है, तो कार्बन के साथ तो बस यही चाहिए। तो आपको ये जो मैंने बाद वाला 2 गोला किया उसको करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, और अगर सिम पूरा पूछेगा तब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, देखो इसके साथ 2 बॉन्ड और इसके साथ डबल बॉन्ड, यानी कि C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर और C डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, एक का ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, ठीक है। क्या समझ में आ रही है बात? आई होप थोड़ा बहुत तो जा ही रहा होगा, अब पूरा का पता नहीं मुझे। और कोई एग्जाम्पल, 2 तो मैंने करा दिया, और कुछ किसी का चाहिए देखना है तो बताओ। NH3 तो चलो कार्बन के अलावा है, और कोई CH के साथ वो भी बता दे रहा हूँ मैं, C2HO, अच्छा C2H2। अच्छा देखो C2H2 मैं तब बताऊंगा अभी आपको जब हम लोग अभी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n -1 + 2, तब बच्चों को समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जैसे C2H2 क्या है आपको पता है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना कि कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा ना, तब वहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है, तब हम लोग वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नहीं तो क्या होगा ना, अभी होगा कन्फ्यूजन, क्योंकि देखो जनरल स्ट्रक्चर होता है CH4, अब C2H2 है CnH2n -2 का फॉर्मूला, क्यों हमने लगाया है, इसके लिए बच्चों को पहले बताना पड़ेगा कि भैया कार्बनिक ग्रुप कौन कौन से होते हैं, नहीं कौन से होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर आएगा सिलेबस में भी, तब हम करेंगे इसको। एक NH3 का ये बोल रही थी, मैं डिफरेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, देख लो। नाइट्रोजन में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का देखिए 5, और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं 3, मतलब 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन कितने हो गए 3। तो देखो हाइड्रोजन अगर 3 है तो ये तो क्लियर है कि सबके पास 1 होता है ना, और नाइट्रोजन के पास कितने हैं 5, तो 1 2 3 4 5, तो एक तो एक के साथ ही रिएक्शन कर सकता है ना,
तो अगर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग दिखाएंगे तब तो ऐसे दिखा दो, ठीक है। और नाइट्रोजन की दिखाओगे तो क्या करोगे, पूरा इंक्लूड करोगे इसमें, तभी तो आएगा ना। अब देखिए एक और चीज़, ये जो दो बच गए हैं, है ना, इनको कहा जाता है पार्शियल इलेक्ट्रॉन। पार्शियल इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे समझ लो कि वो इलेक्ट्रॉन जो इस रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो आप देखोगे बहुत सारे स्ट्रक्चर में ऊपर सिंपल डॉट छोड़ दिया रहेगा। तो डॉट छोड़ने का रीज़न ये है कि उसने बंधन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये इलेक्ट्रॉन तो है उसके पास। अब जैसे ऐसा मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो जरूरी तो नहीं कि मैं सबको पूरा उधार दे दूँ। मेरी इच्छा है मैं 50,000 दूंगा, 50,000 रखूँगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज़्यादा है वो सबके साथ रिएक्शन कर ही ले। इसको जितना 3 के साथ जरूरत है, इसने 3 के साथ बॉन्डिंग बना दिया। इसका बॉन्डिंग क्या बनेगा, देखो सबके साथ इसने क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड ना। तो क्या होगा, नाइट्रोजन का किसके साथ बॉन्डिंग क्या होगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड H, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया ना NH। और साथ में मैंने अभी क्या बोला था, 2 यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये 2 क्यों दिखाना पड़ेगा, कि इसके पास 2 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। बहुत बुक्स में दिखाया होगा, नहीं भी दिखाया होगा, लेकिन आप दिखाओगे। दिखाने से क्या होगा कि एग्जामिनर भी समझता है कि बच्चे के पास पूरा नॉलेज है, वो समझ रहा है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी शेष है। ये चाहता तो दूसरे के साथ ही बॉन्डिंग बना सकता है, जैसे N2H3 होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ आगे बढ़ेगा। तो सीनियर क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ पे इसका यूज़ कर लेता है वो, ठीक है। तो खैर इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आप CH4, CO2, C2H2, C2H4 ऐसे कुछ स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक का एलिमेंट का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कम से कम 30, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है आपको। यानी कि 30 तक का एटॉमिक नंबर बिल्कुल रट लो, दिमाग में बैठा लो। और साथ में नोबल गैसेज का, हाइड्रोजन हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडन, इनका एटॉमिक नंबर ये सब नहीं भूलना है। ये सब इतना याद रखोगे तो आपका अच्छे से बेड़ा पार लग जाएगा बोर्ड में, केमिस्ट्री में, ठीक है। देखिए अब अगर मैं इस फिगर पे आऊँ तो शायद आप आसानी से समझ पाओगे, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत इसको नहीं है। देखिए दिख रहा है आपको, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना, H2 का, O2 का, देख रहे होंगे आप लोग, है ना। कुछ अलग नहीं है, मैंने वही एग्जांपल्स कराए थे आपको जो शायद आपके बुक्स में दिए ही होंगे। और एक देखो नाइट्रोजन का, अच्छी बात है कि तीनों एग्जांपल्स आपके बुक्स में दिए गए हैं, है ना। और जो चीज़ें मैंने अभी करके कैसे करना है आपको क्लियर होगा। आप जैसे यहाँ पे एक ही डॉट दिया है, आप डॉट से कर लो, स्क्वायर दिखा लो, सिंबल चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी H2O का एक आ रहा है ना, तो आई होप आप लोग कर सकते हो। देखिए कैसे एक हाइड्रोजन को दिखाया गया, 2 हाइड्रोजन तो अलग अलग डाल दिया, एक ऑक्सीजन डाल दिया गया, और इसके साथ सेम है। अभी हम जैसे कर रहे थे ना, घर पे जितने भी आपके बुक्स में दिए गए होंगे ना, आज जाके घर पे उसको करिएगा, वापस प्रैक्टिस करिएगा बिना देखे हुए किताब से। बस लिख लीजिएगा H2O जो भी दिया होगा, और खुद से बना के देखिएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बनेगा। बस आपके पास नंबर पता होना चाहिए। हाँ, 10-15 मिनट और क्लास करेंगे बस। इसके बाद क्या, देखो सहसंयोजकों के भौतिक गुण। देखिए हमारे पास 2 टाइप के गुण होते हैं, एक रासायनिक और भौतिक, है ना। क्या होता है भौतिक गुण और रासायनिक गुण? भौतिक गुण जो सिर्फ भौतिक प्रवृत्ति को दिखाता हो। भौतिक मतलब हमारे उन पार्ट के बारे में जो उनको बाहर से दिखा सकता है, छुआ जा सकता है, जिनका अंतर महसूस किया जा सकता है, दिखा जा सकता है, उसको हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। तो ऑब्वियसली मान लो लोहा ही है, ठीक है, या कार्बन ही है, तो लोहा के अंदर क्या रासायनिक अभिक्रिया है? कभी आप लोगों ने देखा है कि लोहे में जंग कैसे लगता है? कोई बात दिखा है आज तक? इतने साल के हो गए, आपके घर पे कोई ना कोई ऐसा लोहे का चीज़ होगा जिसमें जंग लगा होगा, है ना। कोई देखा है कि लोहे में जंग कैसे लग रहा है, किस दिन कितना जंग लगा है? कोई देखा हो तो मुझे बताइएगा, मैं तो आते इतने साल में नहीं देखा हूँ। लेकिन जंग लगने के बाद जो ऊपर है वो दिख रहा है ना आपको। ये बहुत आसान एग्जाम्पल है याद रखने के लिए कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो देखो जो दिख रहा है ना वो भौतिक गुण है, और जो नहीं दिखा वो रसायन था। अब वो कैसे बना, चूंकि रिएक्शन तो हुआ होगा तभी तो जंग लगा ना, ताकि वो रस्टिंग होने का जो प्रोसेस था, जंग लगने की जो अभिक्रिया थी जिसको हम नहीं देख पाए, कार्बन ने कैसे, लोहे ने कब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया,
कब उस पर परत चढ़ा, कैसे फेरोक्साइड बनाया, हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो जंग लग गया है वो हमको दिख रहा है। तो जो जंग लगा दिखा वो आपका है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। जो नहीं दिखा वाला पार्ट था जिसके कारण हुआ वो आपका रासायनिक गुण होता है। ठीक है, सेम एज सहसंयोजिक यौगिक, जितने भी कार्बन या इस टाइप के कंपाउंड जो है इनके भौतिक गुण की बात करेंगे तो यहाँ पे भौतिक गुण क्या कर सकते हैं, ये तो एक तो ऐसे भी अधातु होता है। ठीक है, तो भौतिक गुण में क्या आ सकता है, उसका मेल्टिंग गलनांक। अब कोई पिघलेगा तो उसको हम देख सकते हैं ना, कुछ जमेगा तो उसको हम देख सकते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गलनांक और क्वथनांक, है ना, इसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है क्योंकि इनके बीच अंतरा अनुक बल बहुत कम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। और देखो ये एक ऐसा आंसर है ना जो आपके 4 क्वेश्चंस का आंसर है। आपके कार्बन वाले चैप्टर में बार बार 2-4 सवाल पूछे जाएंगे, सबका एक ही आंसर है। अगर आप बाई चांस भूल जाओ ना, इस टाइप का सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है जिसमें भौतिक प्रवृत्ति हो, मैं ये कॉमन आंसर बता रहा हूँ, 100% आपका सही होगा अगर कहीं से भी भौतिक प्रकृति से सवाल पूछा जाए। ठीक है, और आप आंसर भूल गए हो तो आंख बंद करके मत लिखिएगा, खोल के लिखिएगा कि उसका अंतरा अनुक बल बहुत कम होता है, वो 100% सही हो जाएगा। भले ही आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि सही लिखा है कि नहीं हमने, आप बस यही आंसर डाल के आ जाइएगा, वो सही हो जाएगा। ये एक आंसर का नहीं है, 4 क्वेश्चन का आंसर है। अब इसका मतलब समझिए, इसका अंतरा अनुक बल का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे बात हो जा रही इंटरनल फोर्स की, उसके अणुओं के बीच में लगने गया बड़ा बल। यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत कम होता है। मुझे एक चीज़ बताइए, आइस पानी बर्फ कब बनता है, जब उनके बीच का जो स्पेस होगा कम होगा। मतलब सबसे आसान आंसर है ना समझने के लिए। मान लो एक पानी है, जब हम उसको फ्रीजर में डालते हैं वो बर्फ़ बन जाता है। तो बर्फ़ बनना क्यों, कोई भी चीज़ सॉलिड कब बनेगा, जब उसके बीच का गैप खत्म होगा, चिपकेगा, तभी ना अणु बनेगा, सॉलिड बनेगा। और जब वो पिघल जाएगा इसका मतलब क्या, उसके बीच की दूरी बढ़ी होगी। तो अगर इसने बोला कि क्वथनांक और गलनांक कम होता है, इसका क्वथनांक का मतलब क्या होता है, जमना, और गलनांक मतलब पिघलना। तो पिघल रहा है तो भी कमज़ोर है और जम रहा है तो भी कमज़ोर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच का बंधन जो है वो कमज़ोर होगा। अगर बहुत मजबूत बंधन होता तब तो उसको पिघलने ही नहीं देगा। आखिर लोहा इतनी जल्दी क्यों नहीं पिघलता है, क्योंकि इसके बीच की बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी होती है। आपने पढ़ा डायमंड, अभी आएगा इस चैप्टर में हीरे के बारे में। डायमंड सबसे कठोर है, तो अधातु, लेकिन सबसे कठोर है। क्यों है, क्योंकि जब उसका बॉन्डिंग पढ़ोगे ना तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है रिंग टाइप का, पूरा जकड़ के, उसको तोड़ना संभव नहीं है। आप लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी थी ना, एकता में बल होता है वाला कहानी, कि एक लकड़ी को अलग अलग करके गांठ बना के बोलता है तोड़ने के लिए, है ना, फिर वो नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता था, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा लकड़ी जब जमा हो गई ना तो वहाँ पे उसने क्या, वो आपस में चिपकने के बाद बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन उसी को अलग अलग कर दो, आसानी से तोड़ सकते हो। वही लॉजिक यहाँ भी है। अगर कहीं से भी आपने पूछा कि उसका गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होता है, तो कम है मतलब इसका वजह इसके बीच का फोर्स कमज़ोर होगा, बस, है ना। हमें बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं पता, हमें एग्जाम में नंबर चाहिए ना। हमें इतना पता है कि उसके बीच का फोर्स कमज़ोर होगा। हाँ, अगर इसके रीजन में जाओगे फोर्स कमज़ोर क्यों होता है, तब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, और बहुत डीपली भी नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक दिन पढ़ाया था फिजिक्स वाले चैप्टर में कि विद्युत जब मैं पढ़ा रहा था कि जो धातु और अधातु होते हैं उनके बीच का जब आप न्यूक्लियस से दूरी बनाएंगे, बॉन्ड कौन होता है, न्यूक्लियस ही तो होता है ना। कार्बन का ही देखिए, कार्बन में टोटल कितने हैं, 6। जब इसका फिगर बनाएंगे तो बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, है ना। पहला में कितना है, 2, और उसके बाद कितना है, 2, 2, 2, 4, तभी तो बचेगा ना। टोटल 6 है ना, तो चलो 2 और 4, ठीक। तो 2 और 4, अब देखो ये कौन से लेयर में, सेकेंड सेल में, दूसरी कक्षा में। तो मुझे दूसरी कक्षा में होने के कारण ना तो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, बहुत नज़दीक भी नहीं है और बहुत दूर भी नहीं है। इसीलिए ये बंधन तो अच्छा बना लेता है, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं है कि इसको तोड़ा ना जा सके, है ना, और इतना कमज़ोर भी नहीं है कि उसको अलग किया जा सके। इसीलिए ये क्या करता है, कठोर भी होता है जहाँ ज़रूरत हो, बहुत कमज़ोर भी नहीं है, बहुत कठोर भी नहीं है। इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, बहुत कम नहीं होता, है ना।
कम होने का रीजन क्या है? इसके बीच की बॉन्डिंग, ये वाला फोर्स कमजोर होना, कम है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर है, इसीलिए उसने बोला क्या है, कथनांक कम हो जाता है। दूसरा क्या लिखा है? हाँ, अब देखो कुचालक क्यों होगा जब उसके पास, अब विद्युत वाले चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि चालक होने की एक ही कारण है, वो क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चालक नहीं हो सकता। ये कॉमन आंसर से, ये सबको भूलना नहीं है। अगर आपसे पूछा गया कि कोई भी धातु या किसी का भी नाम दे दो कि वो चालक क्यों नहीं है, तो सीधा आंसर वहाँ लिख दो, क्योंकि उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होगी या ना के बराबर होगी। इसका मतलब है कि कार्बन के पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते होंगे, है ना, तभी तो नहीं कर सकता ना चालक। क्यों नहीं होते होंगे? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग देखो ना, +-4 है, ये किसी को दे ही नहीं रहा, किसी को ले ही नहीं रहा, बॉन्डिंग कहाँ से करेगा? ये चालक हो कैसे सकता है? जब किसी को देगा तभी ना चालक बनेगा। ये तो दे ही नहीं रहा, ये तो शेयर कर रहा है, बीच में अटका पड़ा है, ना ज़्यादा ना कम, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए तब ये देना लेना शुरू करेगा। इसीलिए ये क्या होता है? कुचालक। ये चालक नहीं होता। एक एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट, बस। कार्बन के अंदर एक ही अपवाद है, क्या है वो? ग्रेफाइट, जो है तो प्योर कार्बन लेकिन वो सुचालक होता है, उसके स्ट्रक्चर के कारण। वो बस अपवाद याद रखिएगा कि कार्बन के अंदर एक ऐसा कार्बन भी है, ग्रेफाइट, जो कार्बन, शुद्ध कार्बन होते हुए भी सुचालक होता है, जो आपके पेंसिल्स में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेंसिल्स की नीड को कभी आप बिजली में ना लगाइए, वो झटका मारेगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें पेंसिल से बल्ब जलाने का दिखाया गया। वो इसी रीजन से है कि वो अधातु होते हुए भी चालक होता है। तो देखिए, जब रसायन शास्त्र पढ़ेंगे ना, इसके अंदर बहुत सारे अपवाद मिलेंगे, उसमें एक अपवाद ये भी है। तो अपवाद को छोड़िए, जनरली वो क्या होता है? कुचालक होता है, चालक नहीं होता। तो भौतिक गुण में 3 गुण हमने समझा, क्वथनांक गलनांक बहुत कम होता है और चालक नहीं होता। इसके अलावा बहुत कठोर भी नहीं है। कुछ ऐसे कार्बन है जो बहुत कठोर होते हैं, जैसे आपका हीरा वगैरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। और भी कार्बन है ना, जो एवरेज होते हैं, बहुत कमज़ोर भी नहीं होते, बहुत मजबूत भी नहीं होते, नॉर्मली चलते हैं वो। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पार्ट शुरू होगा कि प्रकृति क्या है, अगले क्लास में करेंगे हम लोग। जाना नहीं है, वी आर टेकिंग अ डाउट सेशंस, ठीक है।